तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कुछ एक शब्द, कुछ एक फ्रेजेस बहुत कॉमन हो गए हैं। थोड़े से कॉमिक तरीके से, कॉमेडी में, मजाक में भी ज़्यादा यूज़ होते हैं। सब मोहमाया है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये हम आजकल कॉमेडी में ज़्यादा बोलते हैं। पर ये जो स्टेटमेंट्स हैं, जो ज़्यादातर हमारे शास्त्रों में और ख़ास करके गीता में किसी न किसी तरीके से बोली गई है, आज उसका रेलेवेंस उतना नहीं है। बट देन ये सोचने वाली बात है कि हज़ारों सालों में कहीं कुछ फ़ायदा तो ये स्टेटमेंट्स कर रही होंगी किसी को, एट अ ह्यूमन सोशल लेवल कहीं तो उनका फ़ायदा हो रहा होगा कि आज इंटरनेशनली भी भगवत गीता को लोग पढ़ रहे हैं, और इंडिया में भी और बाहर भी भगवत गीता के ऊपर मैनेजमेंट लेसन्स डेवलप हो रहे हैं, और बहुत कुछ और लोग कहीं ना कहीं फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस एम्बिशियस लाइफ को जो हम जी रहे हैं, इसमें हमें एक तो बहुत कुछ चाहिए, और दूसरा एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन के बेसिस पे मैं अपने आप को मेजर करता हूँ। मेरा सेल्फ एस्टीम और मेरी सेल्फ आइडेंटिटी इस बात पे बहुत डिपेंड करती है कि मैं कौन हूँ और सामने कौन है, उसका लेवल क्या है, मेरा लेवल क्या है। साइकोलॉजी में एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे बहुत साल पहले, 101 साल पहले, सिगमंड फ्रॉइड के टाइम पे, कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स का ये कॉन्सेप्ट है रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ। तो आइडियल सेल्फ वो है जो समाज के हिसाब से परफेक्ट सेल्फ है। मैं जो परफेक्ट हूँ समाज के हिसाब से। आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मेरा बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, स्विमिंग में भी अच्छा हो, हॉर्स राइडिंग में भी अच्छा हो, कुकिंग भी अच्छा करता हो, मेरी हर बात मानता भी हो, पैसे की वैल्यू भी करता हो। ये आइडियल सेल्फ है जो सोसाइटी डिफाइन करती है। और कहीं ना कहीं पेरेंटिंग के लेवल पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेशर भी क्रिएट करती है बच्चे में। कुछ रेयर लोग उसको लेवल को अचीव कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग ऑलरेडी अपना एक रियल सेल्फ, वो आइडियल सेल्फ था, रियल सेल्फ में और नीचे आ जाते हैं। खुद की सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आ जाती है अपने आप को लेकर कि मैं अचीवर नहीं हूँ। जबकि आप एक या दो फील्ड में बहुत अच्छा अचीव कर रहे हो, पर बाकी में नहीं कर पा रहे, और आपको समाज या आपके पेरेंट्स या ओवरऑल एक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल सोसाइटी ऐसा बता रही है कि आप पढ़ाई में तो अच्छे हो, लेकिन आपको हॉकी खेलना आता है, आपको लॉन टेनिस खेलना आता है, आपको बिलियर्ड्स खेलना आता है, नहीं खेलना आता तो तुम्हें क्या आता है फिर? भले तुम्हारे को सपोज बहुत अच्छा स्विमिंग आता है, लेकिन आपको बिलियर्ड्स नहीं आता है, तो कुछ तो नहीं आता है। तो वहाँ पे कार्ल रॉजर्स ने कहा कि रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ पे वो गैप हमेशा रहता है। और भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसी रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ को बराबर लेके आना है। जो आइडियल सेल्फ है वो मैं डिफाइन करूंगा, और वही मेरा रियल सेल्फ होगा। Nobody else will define my definition of self, that is me. Everybody will have a different definition. It is a subjective topic, it is not objective. और मेरे को मेरी डेफिनेशन डिफाइन करनी है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअली जो प्रॉब्लम आती है उसको समझते हैं। ऐसा ही एक फ्रेज जो कॉमन फ्रेजेस है उसमें से एक ये है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। ये 5, इसके बारे में हमने बात भी की थी। ये 5 जो है इनको वृत्तियां माना गया है, इनको वृत्तियां भी माना गया है, और इनको कहीं कुवृत्तियां भी माना गया है। इनको एक नेगेटिव हैबिट्स माना गया है समाज में। तो उनको ये समझना है कि ये क्या है। और हमने ये बात की थी उस दिन कि सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा हार्मफुल इन 5 में है मोह। शायद इसीलिए वो लास्ट में आता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। मोह के एंगल पे थोड़ा बात करते हैं आज गीता के कॉन्टेक्स्ट में, और ये समझते हैं कि मोह जो है कैसे बाकी 4 काम, क्रोध, मद, लोभ का जन्मदाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मोह क्या है? मोह सामने किसी चीज से नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है यहाँ पर कि मोह जो है वो पैसे से है, किसी इंसान से है। या गीता में बोला कि अर्जुन तू मोह मत कर, ये लोग तो पहले से मर चुके हैं, इनकी चिंता मत कर, तू अपना धर्म निभा। वो कॉन्टेक्स्ट वो अलग था। पर मोह जिस तरह से हमारे शास्त्रों में अटैचमेंट वर्ड को यूज किया गया है, वो अटैचमेंट मेरा मेरे अपने आप से है। एम आई अटैच टू माई सेल्फ। तो हमने बात किया कि दूसरे अध्याय में कृष्ण ने बोला 3 चीज। एक, आत्मा अमर है। दूसरा, शरीर नश्वर है। तीसरा, मुझे मेरा स्वधर्म संभालना है, मुझे मेरा स्वधर्म करना है, जो मेरा धर्म है, नॉट रिलीजन, पर जो मुझे मेरा फर्ज है वो मुझे उसको मुझे करना है। अब मेरा फर्ज मुझे कुछ और बोल रहा है करने को, लेकिन मेरा मन कुछ और कर रहा है। मेरा मन कर रहा है वो मेरा स्वधर्म है, लेकिन मुझे समाज में रहते हुए ये करना है, ये नहीं करना है, बिकॉज दैट इज आइडियल सेल्फ, दैट डिफाइंस माई आइडियल सेल्फ।
दैट बूस्ट्स माय आइडियल सेल्फ। शायद इसलिए मैं अपने स्वधर्म से अलग हूँ। मुझे बनना था स्पोर्ट्समैन, पर मैं इंजीनियर बना बिकॉज वहाँ पे रुतबा ज़्यादा है, मेरे पेरेंट्स ने भी फोर्स किया। तो दोस्त थिंग्स ये किस लिए हुआ? क्योंकि मोह जो है मुझे मेरे अपने आप से, ये तीनों कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। पर हमने ये बात किया कि अगर मेरे को आज मेरा ईएमआई क्लियर करना है और मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये आत्मा शरीर मेरे को क्या लेना देना? अच्छा मुझे छोड़िए, कृष्ण ने खुद अर्जुन को इतना ज्ञान दिया और दूसरे अध्याय के बाद अर्जुन खड़ा ही नहीं हुआ। पर मुझे नहीं पता यार क्या बोल रहे हो तुम कृष्णा, मेरे को कुछ ढंग की बात बोलो ताकि मैं लड़ना है लड़ूं, नहीं तो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लड़ना है। अर्जुन को कृष्ण के मुंह से ये बातें सुन के भी कुछ असर नहीं हुआ, और ये बातें तो हम सुनते ही आ रहे हैं। कहीं कुछ लेवल पर समझते हैं कि ये बात सही होगी क्योंकि रिलीजन है तो हमको सिखाया गया है कि रिलीजन के अगेंस्ट बात नहीं करनी है, और उस वजह से हम इस चीज को इंट्रोस्पेक्शन करने के बजाय शायद ऐसे ही उतार लेते हैं जीवन में, या ऊपर से सरफेस पे उतार लेते हैं, अंदर आने नहीं देते, क्योंकि सरफेस पे उतारना पड़ेगा बिकॉज समाज नहीं तो नाराज हो जाएगा। पर इस बात को समझें, हम यही कर रहे हैं, हम गीता का प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हम गीता का रिलीजियस डिस्कोर्स नहीं कर रहे हैं। व्हाट वी डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड भगवद गीता फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मी बीइंग एबल टू यूज इट इन माय रियल लाइफ। सो मोह जो है मेरा मुझसे है, मेरे शरीर से, और कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम तो ये शरीर हो ही नहीं। हमने कल भी बात की, परसों भी बात की, और इसके ऊपर तो ये बेसिक है, इसलिए इस पर तो हमेशा डिस्कशन होगा कि मैं शरीर नहीं हूं। आज मेरे हाथ पैर कट जाएंगे तो मैं ही हूं। हमने कल भी बात किया, डिटेल में बात किया, जिसमें और बात नहीं करेंगे, पर मैं ही हूं। मेरे होने की फीलिंग तो है ही। आज मैं 20 साल का हूं, या 40 का हूं, या 60 का हूं, मैं तो मैं ही हूं। हमेशा मैं ही रहूंगा। अपने आप को एड्रेस करने के लिए मैं बोलूंगा मैं। शरीर तो चेंज होता जा रहा है, हर 2-2.5 साल में पूरा शरीर रिन्यू हो रहा है। तो मैं क्यों इस शरीर को अपना मान रहा हूं? क्योंकि मेरी कंडीशनिंग ऐसी है, मेरी आत्मा की कंडीशनिंग शायद कई जन्मों से ऐसी। उसको एकदम से हटा देना या गीता का एक सेंटेंस पढ़ लेने से वो चेंज नहीं होगा। पर इसीलिए मुझे ये चीज को एक्सपीरियंशियल लेवल पर समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेरा मोह है मेरे शरीर से, वो कितने सारे विकार पैदा कर रहा है। मेरा शरीर से मेरा मोह मेरी सेल्फ आइडेंटिटी बन जाता है। मुझे लगता है मेरा शरीर, अरे मेरा शरीर, अभी मैं सोच रहा हूँ पर मेरा अभी ये लेक्चर खत्म होने के बाद ही बाहर जाऊं और एक्सीडेंट हो जाए, मेरा पूरा शरीर टूट जाए, मैं भले रहूंगा, ये शरीर का क्या लेना देना? कितने लोग हैं जो हाथ नहीं होने के बाद या पैर नहीं होने के बाद भी कितना कुछ अचीव कर चुके हैं जीवन में, बिना उस शरीर के पूरा 100% अवेलेबल होने के बावजूद दे हैव डन सो मेनी थिंग्स। तो यहाँ पहले पॉइंट पे आते हैं काम क्रोध मद लोभ। काम इज कामना, वासना, an unusual, unrealistic और unethical desire towards the opposite gender, उस तरह से उसको देखा जाता है। अब वो मेरी फिजिकल नीड से ज्यादा मेरी मेंटल नीड है। और मेरी मेंटल नीड क्यों है? बिकॉज मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूँ। मुझे लगता है मेरी शरीर की सेटिस्फैक्शन के लिए बायोलॉजिकली या अदरवाइज मेरे को ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होना है। अटैचमेंट क्या है? मेरा शरीर। अब मेरे शरीर की तरफ मेरा अटैचमेंट है, पर किसी ने अगर मुझे, किसी लड़की को मैंने प्रपोज किया और उसने मुझे ना बोल दिया और 2 थप्पड़ लगा दिए या कुछ गाली दे दी, तो मेरी ईगो क्यों हट हो जाती है? बिकॉज मैं अपने आप को अनुराग मेहता समझता हूँ, जबकि मैं उससे परे हूँ। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। तो अनुराग मेहता को गुस्सा आया, उसने उस लड़की को थप्पड़ मार दिया, उसने मुंह पे एसिड डाल दिया, ये क्या हो रहा है? ये मेरा अपने आप से मोह है, इसलिए मैं ना सुनने को तैयार नहीं हूँ, मेरी ईगो हर्ट हो जाती है। ईगो हर्ट क्यों हो जाती है? बिकॉज मेरी ईगो है सबसे पहले तो, जो होनी नहीं चाहिए। ईगो क्यों है? बिकॉज मैं अपने आप को अनुराग मेहता समझ बैठा हूँ। मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि वो जो ये बोल रहा है अनुराग मेहता, मैं अनुराग मेहता हूँ, वो रियलिटी है। ये अनुराग मेहता की जगह नाम कुछ भी हो सकता था, शरीर कुछ भी हो सकता था, जेंडर कोई भी हो सकता था, लाइफ स्टोरी कुछ भी हो सकती थी, लाइफ में जो लोग मिले वो कुछ भी हो सकते थे। ये तो कुछ भी चेंज हो सकता था या अभी भी चेंज हो सकता है। तो मैं इसको इतना स्ट्रांगली क्यों फील कर रहा हूँ, और इसके वजह से नेगेटिव लेवल पर मैं कामना के चक्कर में क्यों पड़ रहा हूँ? क्योंकि कामना तो कभी भी, उसका तो डेफिनेशन ही ऐसा है कि वो रुकने वाली, खत्म होने वाली है ही नहीं। वो तो बढ़ती रहेगी, और जितना ज्यादा सेटिस्फाई करेंगे वो बढ़ती रहेगी, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं। पर कितना नुकसान हो रहा है इस वजह से कि मैं अपने आप को अनुराग समझ रहा हूँ। ऐसे ही क्रोध हमने बात किया अभी कामना की केस में, किसी ने मुझे ना बोल दिया, किसी ने
कहीं मुझे ऐसा लगा कि अनुराग मेहता का एग्जिस्टेंस खतरे में है तो मुझे गुस्सा आ जाए। किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, मुझे गुस्सा आ जाएगा, अब मेरे अगेंस्ट बोल दिया। किसी ने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करवाना था या मैं नहीं चाहता था, तो मुझे गुस्सा आ गया। क्योंकि मेरी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, जो गलत लेवल पर फॉर्म हुई है, वो हर्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को अनुराग मेहता समझ लिया। मेडिटेशन इसकी क्या हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, हम बात करेंगे ही। और मेडिटेशन कैसे जीवन भर आपको, जैसा हमने आज मेडिटेशन किया, सिंपल मेडिटेशन था, वो चलते फिरते भी कर सकते हैं, वो मेडिटेशन आपको कैसे अपनी रियलिटी से जोड़ेगा। वो जो हमने बात किया, वो फीलिंग क्या है जो आपको बता रही है कि आपके हाथ में नेल्स है, वो उस फीलिंग की बात कर रहा हूँ। विल really talk in detail next 2-3 days. We'll talk a lot of details about this thing. अभी के लिए इसी कॉन्सेप्ट पे रहते हैं। काम, क्रोध, मद। मद क्या है? अहंकार। अहंकार क्या है? ईगो। ईगो क्या है? मैं अनुराग मेहता हूं, बस। अब मेरे सर्वाइवल के लिए मुझे दूसरे से ऊपर रहना है। चाहे मैं बहुत पैसा कमा लूं, चाहे विद्या कमा लूं, चाहे बहुत अलग लेवल का फिजिकल लेवल पर मेरे पास पावर आ जाए, चाहे पॉलिटिकल पावर आ जाए, कोशिश तो ये रहती है कि किसी न किसी लेवल पर ऐसी पावर रहे कि मैं दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर सकूं और किसी को ये दिखा सकूं सोशल लेवल पर दैट आई एम सेफ, आई एम गुड, आई एम एबल, मैं बहुत काबिल हूं। जबकि ये काबिलियत देने वाला और उसको यूज तक कराने वाला कोई और है। किसी लेवल पर हमें समझ में आता है कि जीवन में जो भी कुछ अचीव किया है, नहीं किया, वो अपने आप ही हो गया। अब जीवन को जितना भी आपने जिया है, हाइंडसाइट में देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ मेहनत करी, पर मेहनत की काबिलियत भी मेरे अंदर होना, या मेहनत कर पाना, या मेहनत का रिजल्ट मिल पाना, और कैसा रिजल्ट मिल पाना, ये 100% मेरे हाथ में नहीं था। देयर वाज समथिंग एल्स व्हिच वाज कॉलिंग द शॉट्स। डाइस तो कोई और फेंक रहा था, उसमें 6 आ रहा है कि 3 आ रहे हैं, वो मेरे हाथ में नहीं था। ठीक है। लास्ट इज लोभ। लोभ इज लालच। लालच भी इसीलिए क्योंकि अनुराग मेहता है। कृष्ण बोल रहे हैं कि भैया तुम जब समझ जाओगे कि तुम आत्मा हो, तो लालच किस चीज का? आत्मा को किस चीज का लालच? उसकी तो कोई नीड ही नहीं है। शरीर की नीड है, बेसिक नीड समझे, पर उससे ज्यादा एक्यूमुलेट कर लो, ये इकट्ठा कर लो, वो इकट्ठा करो, इकट्ठा करके रखो, ताकि कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे पास ज्यादा होगा, मेरे को किसी चीज की कमी नहीं होगी। पर हमें जानते हैं अच्छे से और बोलते भी हैं कि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो आपके पास जो भी है वो जीरो होने में देर नहीं लगेगी। और ऐसे केसेस हमने देखे हैं अपने जीवन में। फिर भी हम इन चीजों के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि एक ह्यूमन बॉडी, जानवर में ये कैपेसिटी नहीं है, मेरे में एज अ ह्यूमन बीइंग ये एबिलिटी है कि मैं इन चीजों को समझ सकूं और अपने अंदर जाकर चाहे मेडिटेशन चाहे इंट्रोस्पेक्शन करके ये समझ पाऊं कि मेरी रियलिटी क्या है। क्या सच में मैं अनुरागी हूं या कुछ और हूं? मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? मेरी एग्जिस्टेंस क्यों है? जानवर भी जीता है सिर्फ पैसा खाना खाने के लिए, इंसान भी जीता है पैसा कमाने के लिए, बिकॉज खाना खाने के लिए। दोनों में फर्क क्या है? अगर आपने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, अगर आप क्यूरियस नहीं है कि मैं कौन हूं वगैरह, और आप सिर्फ, क्योंकि ह्यूमन लेवल है तो कहीं ना कहीं अहंकार के लेवल पर नीड्स को फुलफिल करता हूँ, कहीं क्रोध आ जाता है जब नीड फुलफिल नहीं होती है, बदले की भावना आती है, कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं, नेगेटिविटी, पूरा सास बहू का सीरियल वैसा बन जाता है, पूरा का पूरा नेगेटिविटी। ये सब क्यों है? क्योंकि मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूँ। ये बात अगर 20 मिनट में समझ आ जाती तो दुनिया सेटल्ड होती, ये हम भी जानते हैं। मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं आपको इसी चीज का प्रैक्टिकलिटी समझाकर आपको इस चीज के साथ यहाँ से 10 दिन के बाद विदा करूं कि ये 2 चीजें हैं, इनको आप फॉलो कर लो, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने कल शायद बात किया था कि गीता में भी लिखा है 8वें अध्याय में कि आपको एक चीज ये समझ में आ जाए, अगर ये रियलिटी समझ में आ जाए तो आपको वेद उपनिषद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको ये सब कुछ वेद वगैरह, ये जो भी ऐसी बुक्स है, जैसा भी लिटरेचर है, वो आपको थोड़ा सा उस तरफ ले जाके आपको आइडिया देता है, वहां पे रोशनी डाल देता है। चलना तो हमको खुद पड़ता है। और हम बोले कि हमने पढ़ लिया और हमको अब समझ में आ गया और हमारा जीवन सुधर जाएगा, तो वो नहीं है। क्योंकि एक चीज जो मुझे समझनी है वो ये है कि गीता हो, चाहे वो कोई भी लिटरेचर हो किसी भी धर्म का,
उसको पढ़ने के बाद मेरे बाहर की दुनिया में एक रत्ती भर भी चेंज नहीं होगा। पहली बात तो मुझे एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट कर लेना है। ना तो कोई इंसान चेंज होगा, बिकॉज कोई इंसान क्यों चेंज होगा, जिसकी जैसी नेचर है वैसी रहेगी। मेरे अंदर चेंज आया डजंट मीन सामने वाला भी चेंज होगा। ना ही कोई पॉलिटिकल सोशल सिचुएशन चेंज होगा, इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज होगा, ना ही ये कोरोना खत्म हो जाएगा एकदम से, ना ही दुनिया में कुछ और चेंज आएगा, ना ही मेरी उम्र कम हो जाएगी या उम्र ज़्यादा हो जाएगी, ना ही मेरे में कोई ऐसी मैच्योरिटी आ जाएगी कि मेरी पूरी डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले ये समझ लें कि गीता पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब गीता पढ़ने से कुछ नहीं होगा तो हम पढ़ें क्यों, तो हम बैठे क्यों हैं यहाँ? क्योंकि गीता पढ़ने से बाहर कुछ चेंज नहीं होगा, पर अंदर सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। देखिए, आप एक करोड़पति हैं या आप बिल्कुल रोड पे हैं, अगर आप मन से दुखी हैं तो इट डजंट मैटर द काइंड ऑफ वेल्थ यू हैव एक्यूमुलेटेड। आपकी और एक गरीब इंसान की या किसी भी लेवल पर दुखी इंसान की और एक बहुत बहुत ज़्यादा पैसे वाले इंसान के अंदर भी अगर टेंशन ही है या लाइफ को लेके डिससेटिस्फैक्शन ही है, देन देयर इज नो डिफरेंस। बिकॉज एंड ऑफ द डे, even being an average middle class person, if you can be happy, you are sorted. अभी एयरटेल की ऐड आ रही है, उसमें मैंने अभी रिसेंटली अपने ग्रुप में भी डाला था, ये एयरटेल की ऐड आ रही है, 0 क्वेश्चंस। कैन वी हैव 0 क्वेश्चंस? वी वांट टू रीच टू अ 0 क्वेश्चन स्टेट। माय पॉइंट इज, कैन आई हैव 0 क्वेश्चंस विद लाइफ? लाइफ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा? कैन आई हैव 0 क्वेश्चंस? Can I be unconditionally 100% satisfied with the way my life is going? And satisfaction हो जाने के बाद मैं कोशिश करूं और बेटर, क्योंकि growth is the essence of life। एक पेड़ ग्रो करता है, एक जानवर ग्रो करता है, एक इंसान ग्रो करता है। Growth is the essence of my life। अगर मैं जिंदा हूं, ग्रो करने की इच्छा मेरे अंदर होगी, पर वो इच्छा कहां से आ रही है? लालच की वजह से, मेरा मोह मेरे शरीर से, उसकी वजह से लोभ आ रहा है, उसकी वजह से अहंकार है, अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे अंदर इच्छाएं हैं, ये क्रोध हो रहा है, कामना हो रही है, ये सब कुछ क्या है? मेरी मोह से कनेक्टेड है। अटैचमेंट टू माय लाइफ, अटैचमेंट टू अनुराग मेहता, द रॉन्ग आइडेंटिटी। दैट आइडेंटिटी I have to introspect, and as a human being I am beautifully placed that I can introspect on these things। ये मेरी ह्यूमन एबिलिटी है कि मैं इंट्रोस्पेक्ट कर सकता हूँ। कैसे करूँ? एक डायरेक्शन होना चाहिए, किताबें पढ़ के नहीं होगा। एक डायरेक्शन होगा अच्छे से, तो आई विल बी एबल टू प्रॉपरली इंट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ। आई होप आप थोड़ा बहुत कंसेप्चुअली क्लियर हैं। और ये मेडिटेशन आपको कैसे हेल्प करेगी इस रॉन्ग आइडेंटिटी को हटा देने की ये स्टेटमेंट आत्मा अमर है, मेरे काम की नहीं है, शरीर नश्वर है, मेरे काम की नहीं है, उससे हटकर आप रियलिटी के साथ टच में कैसे आए, कनेक्टेड कैसे रहें और उस स्टेटमेंट को अप्लाई कैसे करें। उसको हमें कंसेप्चुअली जो समझना था हमने समझ लिया। अब कंसेप्चुअली बात नहीं करेंगे, अब हम प्रैक्टिकली बात करेंगे कि हम कैसे इस चीज़ को रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे मेरे कोई भी चीज़ जीवन की उसको मैं चेंज कर सकता हूँ या बेटर कर सकता हूँ या उसके साथ एक्सेप्ट कर सकता हूँ।